प्यारे बच्चों, LGR स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो है हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा तरीका से डिटेल में बताएंगे और आसान भाषा में सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को हम समझाने वाले हैं। और अगर आप आज के क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे उसको देख लेते हैं एक बार, तो आपको आंसर राइटिंग 100% आ जाएगा और आप देख पाएंगे और आराम से इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से क्या कर पाएंगे, उसका उत्तर लिख पाएंगे। बहुत सरल भाषा में आपको यहाँ पर जो है समझा जाएगा सारे के सारे प्रश्न, और जब पूरा पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। कंसेप्ट हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 100% पढ़ाई कर लिया है और आज सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करेंगे। LGR स्टडी ऐप जितने भी प्यारे बच्चे अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। NCERT से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि DNA प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है। DNA प्रतिकृति का जनन में क्या महत्व है, सबसे पहला यहाँ पर आपको यह क्या करना है, बताना है। देखिए, DNA, जीन और गुणसूत्र, ये तीन चीज आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक पदार्थ। DNA, जीन और गुणसूत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के अंदर, वो हम आगे बात करेंगे अगले चैप्टर में। ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कहाँ पढ़ने को मिलेगा, अगले क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो DNA की जो प्रकृति बनती है और पीढ़ी टू पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है, इसका क्या महत्व है वो लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो लिखिएगा इसके पॉइंट बाय पॉइंट महत्व को। पहला तो यह है कि DNA की प्रकृति बनने से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि एक ही माता पिता के संतान अलग अलग देखने को मिलते हैं DNA के कारण ही। किसके कारण? DNA के कारण ही। और विभिन्नताओं से जैव विकास होता है। इसका मतलब विभिन्नता भी जरूरी है क्योंकि उससे जैव विकास होगा। ठीक, अब जैव विकास क्या है और डिटेल में हम आपको आगे क्या करेंगे, बताएंगे। दूसरा फायदा है DNA प्रतिकृति बनने से कोशिका विभाजन होता है, जो कि प्रजनन के लिए अनिवार्य है। कोशिका अगर विभाजित नहीं होगी तो फिर भ्रूण का विकास ही नहीं होगा, युग्मनज का विकास ही नहीं होगा। तीसरा इसका फायदा है कि DNA अणुओं में जो है शरीर की डिजाइन होती है और कार्य आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी होती हैं। शरीर का डिजाइन कैसा होगा, किस तरह के स्वभाव, किस तरह के गुण वाले वो व्यक्ति यानी कि वो बच्चा होगा, सब सूचना DNA में होती है, जिसके अनुसार शरीर की वृद्धि होती है और उसका विकास भी होता है। तो DNA के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है, यह भी आप याद रखिए। और इन्हीं कारणों से DNA की प्रतिकृति बनना जो है ना वो जनन के लिए बहुत ही क्या है, ज़्यादा आवश्यक है। तो ये सारे के सारे कारण बताएंगे, महत्व बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है। जीव में जो विभिन्नता है वो स्पीसीज के लिए क्या है, लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। स्पीसीज मतलब जाति, स्पीसीज मतलब सीधा समझ लीजिए जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जाति के लिए, और पशु है कोई भी गाय भैंस तो उसके लिए लाभदायक है। विभिन्नता पूरे जाति के लिए, स्पीसीज मतलब पूरे जाति के लिए तो क्या है, लाभदायक है। लेकिन व्यष्टि यानी कि केवल एक व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, कितने व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति या किसी एक जीव के लिए पूछा जाए तो यह उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर बात अकेला का आएगा तो वहाँ पर विभिन्नता का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगेगा। अकेला में वो जैसा होगा वही वैसा ही होगा, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरा कैसा है, किस तरह के क्षमता को सहन करने वाला है, इसका कोई उसको फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो
आवश्यक क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देना है। तो देखिए पूरा एकदम क्लियरिफाई करके लिखिएगा कि विभिन्नताएं प्रायः जीवों की विपरीत पर्यावरणीय परिस्थिति में भी जीवित रहने में सहायक होती हैं। अगर कोई जीव है, उस जीव के जाति में विभिन्नता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कीटाणु है, मान लीजिए जीवाणु है, उसमें से कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो ज़्यादा गर्मी को सहन कर पाएगा, कुछ ऐसा है जो ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। तो अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो जो सहन नहीं कर पाता वो तो मर जाएगा, लेकिन जो गर्मी को सहन कर लेता वह जीवित ही रहेगा, और जितना ही जीवित रहेगा वो आगे अपने वंश को बढ़ाएगा। और अगर विभिन्नता नहीं होती तो सारे के सारे मर जाते, तो फिर उसका वंश वहीं पर ख़त्म हो जाता। तो यहाँ पर वही लिखा है कि विभिन्नताएं प्रायः जीवों की विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सहायक होती हैं। पर्यावरण में होने वाले अचानक और खतरनाक परिवर्तन, कई बार अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, खतरनाक स्थिति आ जाता है। खतरनाक परिवर्तन किसी बड़ी आबादी को, बड़ी नहीं बड़ी होना चाहिए, किसी बड़ी आबादी को ही मिटा सकते हैं। ये क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, हल्का टाइपिंग मिस्टेक समझ लीजिएगा। किसी बड़ी आबादी को क्या कर सकती है, मिटा सकती है। अचानक अगर कोई टेम्परेचर या तो बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, या फिर कोई अगर कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाए, तो अगर विभिन्नता नहीं होगी, सभी एक तरह के ही जीव होंगे, तो सारा एक ही साथ मर जाएंगे। परंतु ऐसी परिस्थितियों में भी वे जीव जिंदा बच सकते हैं जो अपनी पीढ़ी के अन्य जीवों से कुछ भिन्न होते हैं। मान लीजिए, जैसा कि हमने आपको समझाया भी था कि विभिन्नता में क्या है कि कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो मान लीजिए कि 80 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को भी झेल लेता है, और उसी के जाति का कुछ ऐसा जीवाणु है जो मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस को भी नहीं झेल पाता है। और अगर टेम्परेचर एकाएक 80 डिग्री सेल्सियस हो गई तो 50 वाले तो वहाँ पर मर जाएंगे, ये नहीं झेल पाएंगे, लेकिन ये झेल पाएंगे, और यही फिर आगे जाके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा लेगा जनन के माध्यम से। तो कुछ जीव जो है भिन्न होते हैं। ये बचे हुए जीव जो होते हैं प्रजनन द्वारा पुनः अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, और उनकी स्पीसीज यानी कि पूरे जाति जो है ना बच जाती हैं। इस प्रकार विभिन्नताएं स्पीसीज के जो है कायम रहने और उनके जो है अनुरक्षण के लिए लाभदायक होती हैं। स्पीसीज जाति उसका नष्ट ना हो उसके लिए ठीक है। लेकिन जहाँ तक व्यष्टि मतलब अगर एक जीव का प्रश्न है कि एक जीव, व्यष्टि मतलब किसी एक जीव के बारे में पूछा जाए कि विभिन्नता उसके लिए लाभदायक है या नहीं है, आवश्यक है या नहीं है, तो इसके लिए विभिन्नता जो है आवश्यक नहीं है। क्योंकि अगर अकेले का बात है तो फिर दूसरा का गुण कैसा है नहीं है उसमें क्या देखना है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर तापमान का जो है ना, तापमान पृथ्वी का बढ़े या घटे, इससे इसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इसका जो क्षमता होगा वही रहेगा। अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होगी तो वही ये कर पाएगा, नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। अब ये कम टेम्परेचर सहन करने वाला है, और कोई दूसरा व्यक्ति अगर ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने वाला है तो इस दूसरा से इसके अकेले के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर नहीं सहन कर पाएगा तो इसका तो मरना तय है। तो अकेले किसी व्यक्ति के लिए, किसी जीव के लिए विभिन्नता लाभदायक नहीं है, क्योंकि अगर ये जिंदा रहने वाला होगा तो जिंदा रहेगा, मरने वाला होगा तो मर ही जाएगा। लेकिन पूरे जाति के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर उस जाति का 2-4 भी बच जाएगा ना तो फिर आगे वो बहुत सारे जीव को जन्म दे देगा, तो पूरा जाति तो बच जाएगा, लेकिन एक आदमी नहीं बच पाएगा। इसके लिए विभिन्नता जो है आवश्यक नहीं है, क्योंकि अकेला जीव तभी सफलतापूर्वक जीवित रह सकता है जब वह अपने परिवेश से पूर्णतः अनुकूलित हो। जैसा उसका वातावरण है, उस वातावरण को उसका बॉडी अगर सहन कर पा रहा हो तभी वो जीवित रह पाएगा। अकेले व्यक्ति के लिए अपनी पीढ़ी के अन्य जीवों से विभिन्नता जो है भिन्न होना लाभदायक भी नहीं भी हो सकता है, लाभदायक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये सहन नहीं कर पाएगा तो इसको तो मरना ही मरना है, तो फिर इसको क्या फ़ायदा, अकेले में कोई फ़ायदा नहीं। पूरे जाति के दृष्टि से देखें तो ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है ये बताना, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है यह बताना है। तो द्विखंडन और बहुखंडन आप लोगों ने पढ़ाई करके आया है पीछे से।
लिख दीजिएगा इस तरह से, द्विखंडन एवं बहुखंडन, द्विखंडन बहुखंडन से निम्न प्रकार भिन्न है। पहला, इधर ऐसे ही डायग्राम बना के लिखिएगा ताकि आपका एकदम झकाझक दिखाई पड़े और आपके मार्क ना कटे। पहला क्या है कि जो द्विखंडन है, इस विधि में एक कोशिका दो कितने, तो दो अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से समान कोशिकाओं में समान रूप से जो है विभाजित होती है। एक कोशिका दो अनुजात कोशिकाओं में समान रूप कोशिकाओं में जो है समान रूप से विभाजित होते हैं। यानी कि एक कोशिका बराबर बराबर साइज के दो कोशिका में टूटेगा तो बोलेंगे द्विखंडन। जबकि बहुखंडन में इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप कोशिकाओं में मतलब हल्का यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, बहुत सी समान रूप कोशिकाओं में क्या हो जाती है, वो विभाजित हो जाती है। अगर इसमें हल्का कोई मिस्टेक होगा तो हम इसको ठीक कर देंगे और पीडीएफ में आपको सही मिलेगा। दूसरा अंतर है कि यह सामान्य परिस्थितियों में होती है। द्विखंडन ऐसे नॉर्मली होते रहता है जो अमीबा वगैरह है उसमें, लेकिन यह विषम परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, ये आप याद रखें। तीसरा, यह एक तल में होती हैं, यानी कि एकदम पूरा सीधा टूटेगा, ठीक है, लेकिन यह विभिन्न तल में होती है। ऐसे ये रफ तरीका से क्या होता है, टूटता है बहुखंडन में, यह आप क्या करें, याद रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले प्रश्न के लिए, ठीक है। इसमें हम चेक कर लेंगे इसको कि ये क्या है नहीं है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। सॉरी, जीवाणु नहीं, बीजाणु। बीजाणु समासंधा आपने पढ़ा है। बीजाणु से कैसे जीवों को लाभ मिलता है, ज़्यादा लाभ मिलता है, ये समझना है। देखिए, लैंगिक जनन में क्या है, जनरली आपने देखा कि अगर मनुष्य में लैंगिक जनन हो रहे हैं तो एक बच्चों का ही जन्म होगा एक बार में, और अगर वो बच्चा मर गया तो फिर क्या होगा, समस्या है। लेकिन बीजाणु द्वारा जनन में ऐसी बातें नहीं है। बीजाणु द्वारा जनन में एक बार में ही लाखों के संख्या में क्या होते हैं, तो लाखों के संख्या में जीवों का जन्म होता है। अगर उसमें से 50,000 मर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आधा तो फिर भी क्या है, बचा हुआ है। 1 लाख बच्चों को जन्म दिया उसने, 50 मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फायदा है बीजाणु द्वारा जनन में। अगर इसके आंसर राइटिंग की बात करें तो आप लिखिएगा कि बीजाणु जनन एकल जीवों में बहुतायत से पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसके द्वारा जो है एक साथ कई जीवाणु विकसित होते हैं जो बीजाणु धानी के फटने पर दूर दूर तक उड़कर चले जाते हैं। वहाँ वे पुनः नए नए जीवों को उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार इन जीवों की आबादी अचानक बढ़ती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, लाखों की संख्या में बढ़ जाते हैं, तथा कुछ जीवाणु के नष्ट हो जाने पर भी स्पीसीज का अस्तित्व बना रहता है। 1 लाख जन्म हुआ, उसमें 50,000 मर भी जाए तो 50,000 बचेगा। 50,000 कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यह फायदा होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जटिल संरचना वाले जैसे मनुष्य जो है वो पुनरुद्भवन के द्वारा अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है। जैसे कि पुनरुद्भवन हमने आपको बताया था कि इसमें क्या है कि अगर जीव को 2-3 टुकड़ा में आप काट दीजिएगा तो ये अलग अलग टुकड़ा अलग अलग जीव बना लेता है, लेकिन मनुष्य को अगर 3 टुकड़ा में काट दीजिएगा तो क्या बनेगा, वो तो मर ही जाएगा। तो जो जटिल प्राणी हैं उसमें पुनरुद्भवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, इसके ऊपर बात कीजिए। लिखिएगा कि पुनरुद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा ही संभव है, ये मनुष्य की कोशिकाओं से ये संभव नहीं है। जटिल संरचना वाले जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार का कोशिका पाया जाता है मनुष्य के अंदर, यानी कि जो जटिल संरचना वाले जीव है उसके अंदर जो अलग अलग कार्य के लिए विशिष्ट होते हैं। सब कोशिका का अपना अपना अलग अलग काम होता है और इनकी कोशिकाओं में ऐसी क्षमताएं नहीं पाई जाती हैं कि ये प्राकृतिक दशाओं में जो है विभाजित होकर अलग अलग अंगों की रचना कर सके। ऐसा नहीं कि मनुष्य के या फिर जो
जटिल संरचना वाले जीव है उसके अंगों को काट दीजिएगा तो फिर से वो नया अंग बना लेगा, ऐसी क्षमता इसमें नहीं होती है। यही कारण है कि पुनरुद्भवन द्वारा हमारे आपके अंदर जनन नहीं हो सकता है। अगला है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कायिक प्रवर्धन आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है, वैसे तो आपने पूरा चैप्टर ही डिटेल में पढ़ा है। अगर जो बच्चे चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़े होंगे उनको यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, एकदम आसान लगेगा कि ये सब तो हम पढ़ाई करके आए हैं। तो कुछ पौधों में को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन क्यों लाभदायक होता है, ये लिखने के लिए बोल रहा है। तो लिखिएगा कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका पहला कारण है ऐसे पौधों में जो है ना शरीर के वर्धी भागों के माध्यम से नए पौधे उत्पन्न करने की क्षमताएं होती हैं। अब जिस पौधा में क्षमता नहीं होगा उसमें आप कायिक प्रवर्धन से नहीं करवा सकते हैं, जैसे आम की पेड़। दूसरा है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किए गए पौधे में फूल और फल बहुत जल्द आते हैं। तो आप लोग इस लोभ से भी कि जल्दी फल आएगा कायिक प्रवर्धन करवाते हैं। तीसरा कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में सभी जो पैतृक क्षमताएं हैं वो पाई जाती हैं। इसमें कोई भी पैतृक क्षमता नहीं कम होती है, लेकिन बीज वाले में पैतृक क्षमता कम हो जाती है। इन सब कारणों से आप क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन का यूज करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, ये बताना। आवश्यक क्यों है यह यहाँ पर क्या करना है बताना। मिलता जुलता प्रश्न है। लिखिएगा कि डीएनए अणुओं में शरीर की डिजाइन, कार्यकी आदि से संबंधित जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जिनके अनुसार शरीर की वृद्धि और उसका विकास होता है। और डीएनए की प्रकृति बनने से नई कोशिकाओं में भी डीएनए चला जाता है। जो बच्चे हैं उसमें भी माता पिता के डीएनए चले जाते हैं तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है अथवा उसके विकास में योगदान दे सकती है। तो डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती। इन सभी कारणों से डीएनए का जो प्रतिकृति है जनन के लिए आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। परागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो परागन और निषेचन में अंतर बताना है। तो लिखिएगा परागन और निषेचन में जो है ना निम्न प्रकार से वो दोनों भिन्न हैं। पहला, परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागन कहलाती है, जबकि नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। कुछ समझा आपने। तो पहला में तो हमने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, अंतर बता दिया। दूसरा अंतर यह है कि परागन प्रायः कीट, जल, वायु, पक्षी आदि के माध्यम से होता है, जबकि उच्च पादपों में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य जो है ना पराग नलिका करती है। उधर तो वायु, जल, कीट वगैरह से हो जाती है, लेकिन वहाँ पर पराग नलिका का ही जरूरी पड़ता है। पराग नलिका हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि हमने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है। सबसे पहले शुक्राशय की बात करते हैं। तो ये लिखिएगा कि शुक्राशय से शुक्राशय द्रव का स्राव होता है। शुक्राशय द्रव शुक्राशय से निकलता है। यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है एवं उनकी गति के लिए माध्यम की तरह कार्य करता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोस्टेट की भूमिका। किसकी भूमिका, तो प्रोस्टेट की भूमिका। भाई साहब प्रोस्टेट क्या है, यह पुरुष द्रव का स्राव करती है, जो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। और यह एक क्षारीय द्रव होता है। इसका जो नेचर है वो क्षार के जैसा होता है, जो वीर्य से मिलकर पुरुष के मूत्र मार्ग एवं स्त्री के योनि मार्ग की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। ये पूरे डिटेल में आप पढ़ाई करके आए हैं। नेक्स्ट है कि यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। तो कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, लिखिएगा। यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला, जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, त्वचा प्रायः तैलीय हो जाती है।
तीसरा, स्तनों और नितंबों का विकास होने लगता है। चौथा, जननांगों एवं कांखों में बाल उगने लगते हैं। एंड पांचवा है, ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। अब है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है यह बताना है। तो हमने आपको बताया था प्लेसेंटा या नाल रज्जु के बारे में बताया था। तो प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के शरीर से बच्चों को पोषण मिलता रहता है गर्भ में। तो लिखिएगा कि गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण नाल रज्जु या प्लेसेंटा के द्वारा माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा का एक सिरा माँ के गर्भाशय में धंसा रहता है तथा दूसरा सिरा शिशु के नाभि से जुड़ा रहता है। माँ के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अवशोषित होकर प्लेसेंटा से होते हुए रक्त के साथ भ्रूण में पहुँच जाते हैं और इसी तरह से बच्चों का गर्भ के अंदर पोषण और श्वसन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला हमारा प्रश्न है कि यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग करती है तो क्या यह उनकी यौन संचारित रोग से रक्षा करेगी? बिल्कुल नहीं, कम संभावना है, या नहीं का लीजिए, नहीं करेगी। क्योंकि कॉपर टी हमने आपको बताया था कुछ इस तरह का संरचना होता है जिसमें यहाँ पर कुछ कॉपर का चीज़ होता है जिसमें ऐसा केमिकल लगा होता है कि वो निषेचन को रोकती है। तो ये निषेचन को रोकने के लिए है कॉपर टी, ना कि वो यौन संचारित रोग को रोकने के लिए। तो यहाँ पर लिखिएगा नहीं, मतलब कॉपर टी के प्रयोग से आप यौन रोग से नहीं बच सकते हैं। कॉपर टी के प्रयोग द्वारा गर्भधारण को रोका जा सकता है। यह कोई रोग निरोधक युक्ति नहीं है, तथापि अगर देखा जाए तो यह यौन संचारित रोग से आंशिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है, बहुत कम, ना के बराबर आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। 13 की अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है? तो अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं होती है, लैंगिक जनन में विभिन्नता होती है। तो लिखिएगा कि लैंगिक जनन विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है तथा नई जाति की उत्पत्ति की संभावनाओं को बढ़ावा देता है एवं जैव विकास में सहायक होता है, जबकि अलैंगिक जनन में ये विशेष बातें नहीं होती हैं। इससे केवल जीव के प्रतिकृति का निर्माण होता है, जैसा माता पिता है वैसा सेम टू सेम जीव बन जाता है और बाकी इसमें और कोई ज़्यादा क्वालिटी ऊपर वाला नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। मानव में वृषण के क्या कार्य है वो हम आपको पढ़ा के आए हैं। यहाँ भी आपसे पूछ रहा है कि मानव में वृषण के कार्यों को बताइए। तो मानव में वृषण के मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला है शुक्राणुओं का निर्माण करना, और शुक्राणु जो होते हैं वो लैंगिक जनन क्रियाओं में सक्रिय भाग लेकर भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होता है। तो पहला तो शुक्राणु को निर्माण करना है। दूसरा है टेस्टोस्टेरॉन नामक जो है ना हार्मोन जो है ना निर्माण करना। 2 काम ये है। अब टेस्टोस्टेरॉन नामक जो हार्मोन है वो शरीर के द्वितीयक जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए जो उत्तरदायी है, यानी कि टेस्टोस्टेरॉन ही हमें दिखाता है कि आप जो है ना युवावस्था में आ चुके हैं। दाढ़ी मूछे भी इसी के कारण आती है। ऋतुस्राव क्यों होता है वो डिटेल में हम आपको बताए हैं, वही सेम टू सेम बात यहाँ पर लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है और अंडाशय हर महीने एक अंडाणु का मोचन करती है, यानी कि निर्माण करती है, और निषेचित अंडाणु की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी हर महीने तैयारी करती है। तैयारी में क्या होती है कि इसकी गर्भाशय की जो अंतःभित्ति है वो मोटी और स्पंजी हो जाती है। लेकिन जब वो अंड का निषेचन नहीं होता है तो यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में जो ना उनके पोषण के लिए आवश्यक है। जब अंडों का निषेचन हो जाता है तो उसका पोषण हो सके, इसीलिए गर्भाशय का मोटा और स्पंजी होना जरूरी होता है। लेकिन निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसीलिए यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से
रुधिर एवं म्यूकस के रूप में 3 से 4 दिनों तक बाहर निकलता रहता है और इसे ही हम ऋतुस्राव कहते हैं, या ये आप याद रखें। तो अतः हमें यह कारण पता चला कि ऋतुस्राव का जो कारण है वो निषेचन न होना है। ठीक, निषेचन नहीं होगा इसीलिए ऋतुस्राव होता है। 16 है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य गांठ का नामांकित चित्र बनाइए। तो पूरा हमने आपको बताया था, यह फिगर आप पूरा क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा सेम टू सेम। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य गांठ का ये पहले फिगर बनेगा और उसके सारे नाम को भी यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐसे ही सेम टू सेम। ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिगर तो पूछेगा ही बायोलॉजी में और एक फिगर आपको फिजिक्स में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधन की विधियाँ में हम बताए थे आप लोगों को, पहला तो है आत्मसंयम या प्राकृतिक निरोध, दूसरा है यांत्रिक विधियाँ जिसके अंदर आप कंडोम वगैरह का यूज करते थे, रासायनिक में आप टैबलेट, कॉपर टी या फिर लूप का प्रयोग करते हैं। ये 3 विधियां हैं। अगला है कि एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो देखिए, एक कोशिक जीव एवं बहुकोशिक जीव की जनन पद्धतियों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, एक कोशिक जीव की जनन पद्धति से विभिन्नताओं की उत्पन्न होने की संभावनाएं कम होती हैं, जबकि बहुकोश के जीवों की जनन पद्धति में जो विभिन्नताएं हैं वो उत्पन्न होती ही होती हैं, बहुत ज़्यादा संभावना होती है इसमें। दूसरा है कि एक कोश के जीवों में प्रायः अलैंगिक जनन होता है, जबकि बहुकोश के जीवों में प्रायः लैंगिक जनन होता है, जैसे कि मनुष्य में। नेक्स्ट है कि जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो हम इसका बात कर भी चुके हैं। लिखिएगा कि जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो कुछ जीवों को विपरीत परिस्थिति में जीवित रहने में सहायक होती हैं, और इस प्रकार इन जीवों की स्पीशीज समाप्त नहीं होती, अर्थात जनन के माध्यम से स्पीशीज को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। यानी कि अगर विभिन्न प्रकार के जीव रहेंगे तो कुछ मर भी जाएंगे तो कुछ बचे रहेंगे। सॉरी। 20 नंबर प्रश्न है कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण है। क्या कारण है कि लोग कंडोम या फिर गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाते हैं। तो इसका कारण क्या लिखिएगा। लिखिएगा कि एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को सीमित रखना जरूरी है, अनिवार्य है। जनसंख्या को सीमित रखना जनसंख्या नियंत्रण कहलाती है। अगर देखा जाए कि पति पत्नी के लिए अपने द्वारा उत्पन्न की गई संतान के उचित लालन पालन, उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध, उसको आवश्यक सुख सुविधा देने के लिए यह जरूरी है कि उस परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित हो। अब 8 बच्चे कर रहेंगे तो फिर दिक्कत हो। इसी कारण जो है ना गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाई जाती हैं ताकि आगे बच्चा का जन्म ना हो। तो इस तरह से आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न को भी देखा। आशा करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में।